हेलो फ्रेंड्स, पेडागोजी की सीरीज़ में लेक्चर नंबर 10, जिसमें हम फर्दर जो हैं वो दो जो साइकोलॉजिस्ट हैं, जेरम ब्रूनर और कोहलर के बारे में जो है वो डिटेल से इनकी थीरीज़ के बारे में पढ़ेंगे। इसके अलावा हम एंड पे गेस्टाल्ट साइकोलॉजी जो है, एक जो टर्म यूज़ की जाती है गेस्टाल्ट की, इसको अंडरस्टैंड करने की कोशिश करेंगे कि ये कहाँ यूज़ होती है, और कोहलर ने इसके हवाले से जो वर्क किया है उसके बारे में भी हम पढ़ेंगे। तो गेस्टाल्ट की अंडरस्टैंडिंग डेवलप करेंगे इसमें, और फर्दर इन दोनों साइकोलॉजिस्ट की थ्योरी के बारे में भी। तो वीडियो का एंड तक देखें, और अगर आपको ये पसंद आती है तो लेक्चर को जो चैनल है इसको सब्सक्राइब कर दें, और बेल आइकन को प्रेस करें, और इसको लाइक और शेयर भी कर दें। तो पहले हम जेरम ब्रूनर की जो थ्योरी है इसके ऊपर बात करेंगे। ये जो थ्योरी है, ये जो साइकोलॉजिस्ट था, ये बेसिकली अमेरिकन साइकोलॉजिस्ट था, जिसने फर्स्ट टाइम जो है ये ह्यूमन कॉग्निटिव साइकोलॉजी के ऊपर जो है वो काम किया। इसकी बर्थ 1915 है और डेथ इसकी 2016 है। अब इसकी जो थ्योरी है, इसको जो है वो डेवलपमेंट साइकोलॉजी के हवाले से भी इसने बहुत सारा काम किया। इसके अलावा एजुकेशनल साइकोलॉजी के ऊपर भी काम किया, और इसी तरह लैंग्वेज डेवलपमेंट के ऊपर भी। तो इससे पहले भी हम पढ़ चुके हैं कि जो वाइगोस्की थे या जितने भी दूसरे साइकोलॉजिस्ट थे, उन्होंने भी डिफरेंट एस्पेक्ट में जो है वो डेवलपमेंट के ऊपर जो है वो काम किया है। इसी तरह इन साइकोलॉजिस्ट का भी डेवलपमेंट के ऊपर जो है वो काफ़ी काम है। तो हमने इनको जो है वो यहाँ पे अंडरस्टैंड करना है। ये जेरम की एक जो है वो कोटेशन है। इसमें कहता है कि एजुकेशन मस्ट बी नॉट ओनली अ ट्रांसमिशन ऑफ कल्चर बट आल्सो अ प्रोवाइड ऑफ अल्टरनेटिव व्यूज़ ऑफ द वर्ल्ड एंड अ स्ट्रेंथनर ऑफ द विल टू एक्सप्लोर देम। तो ये कह रहा है कि ज़रूरी नहीं है कि जो एक कंसेप्ट ऑलरेडी नेचर के अंदर मौजूद है तो हम उसी के ऊपर डिपेंडेंट हो जाएं, बल्कि इसके अलावा भी ऑप्शंस मौजूद हैं। इस नेचर को एक डिफरेंट एस्पेक्ट से देख के एक डिफरेंट थ्योरी डेवलप की जा सकती है, एक डिफरेंट वे ऑफ ट्रांसमिशन डेवलप की जा सकती है। तो ट्रांसमिशन की यहाँ बात हुई है, तो बेसिकली ये क्योंकि एजुकेशनल डेवलपमेंट के ऊपर है, ह्यूमन डेवलपमेंट के ऊपर है, तो ये जितने भी साइकोलॉजिस्ट हैं इन्होंने यही एजुकेशन के ऊपर जो काम किया है, इनका बेसिक जो थीम था वो यही था कि इस ट्रांसमिशन को ईजी से ईजी बनाया जा सके। उसके लिए जो वर्क इन्होंने किया, तो इसलिए इसने एक मेथडोलॉजी जो प्रोवाइड की है उसकी अंडरस्टैंडिंग इसमें डेवलप होगी। इसके बेसिक अगर एस्पेक्ट्स हम देखें तो इसकी जो थ्योरी है ये कॉग्निटिव डेवलपमेंट के हवाले से अगर हम देखें तो ये मिलती जुलती है पियाजे की कॉग्निटिव जो है वो डेवलपमेंट की थ्योरी के साथ। तो इसमें अगर हम इसकी स्टेटमेंट को थोड़ा सा उसके साथ कंपैरिजन करें तो हमें इसमें कुछ चीज़ें जो हैं वो अंडरस्टैंड हम इसमें कर सकेंगे, हमें उनको अंडरस्टैंड करने में आसानी होगी। कह रहा है कि लाइक पियाजे, बर्नर बिलीव दैट चिल्ड्रन हैव एन innate capacity that helps them to make sense of work and that cognitive abilities develop through active interaction। जैसे कि पियाजे ने बात की थी कि बच्चा अपने इन्वायरमेंट से खुद से जो काम करके एक्टिविटी बेस्ड चीज़ों को सीखता है। तो इसी तरह ब्रूनर भी इस बात पे बिलीव करते हैं कि जो मेन प्ले रोल है किसी भी बच्चे की चाइल्ड डेवलपमेंट के अंदर, उसमें उसकी एक्टिविटी है कि वो कितना एक्टिव है और उस हवाले से कितना वर्क जो है वो कर रहा है। तो जितना एक्टिवली वो पार्टिसिपेट करेगा सिचुएशंस के अंदर, उतना ही बेहतर जो है वो उसके अंदर एक लर्निंग जो कैपेबिलिटी है वो प्रोड्यूस होंगी, और वो बेहतर तरीके से चीज़ों को जो है वो समझने की जो है उसके अंदर एक सलाहियत पैदा होगी। दूसरा पॉइंट अगर हम इसका देखें तो अनलाइक पियाजे, हाउएवर ब्रूनर आर्ग्यूड दैट द सोशल फैक्टर। अब ब्रूनर की अगर हम बात करें तो इसने सोशल फैक्टर को एक मखसूस जो है वो वैल्यू दी है, जबकि पियाजे की अगर हम सिचुएशन पढ़ें तो पियाजे ने सोशल वैल्यूज़ को इतना इम्पोर्टेंस नहीं दी। पियाजे ये कहता है कि माहौल से जो है वो बच्चे सीखते हैं, लैंग्वेज को भी उन्होंने ज़्यादा इम्पोर्टेंस नहीं दी। तो ब्रूनर का ये कहना है कि सोशल फैक्टर्स, इसके अलावा पर्टिकुलरली लैंग्वेज, तो इसने ब्रूनर ने लैंग्वेज को जो है वो ज़्यादा इम्पोर्टेंस दी है, जबकि पियाजे की सिचुएशन के अंदर हमें
ये चीज़ नहीं देखने को मिलती कि उसने जो है वो प्रॉपर लैंग्वेज को ज़्यादा इम्पोर्टेंस दी हो। तो इसलिए आपने इन दोनों साइकोलॉजिस्ट में अगर डिफरेंशिएट करना है तो उसमें ये चीज़ बहुत ज़रूरी है समझना कि ये जो दोनों हैं ये लैंग्वेज के हवाले से, लैंग्वेज डेवलपमेंट के हवाले से एक डिफरेंट थाट रखते थे। दीज अंडरपिन द कॉन्सेप्ट ऑफ स्कैफोल्डिंग। अब स्कैफोल्डिंग का जो कंसेप्ट है इससे पहले भी हम पढ़ चुके हैं। स्कैफोल्डिंग के बारे में यहाँ पे भी हम थोड़ी सी बात करेंगे। तो स्कैफोल्डिंग का मतलब यही होता है कि जब कोई बच्चा कोई काम करने लगता है तो उसको उसके बारे में इंफॉर्मेशन नहीं होती तो वो किसी की हेल्प लेता है। तो उसके जो हेल्प लेने का एक प्रोसीजर है, वो उसका टीचर हो सकता है, उसका राइटर हो सकता है, उसका पेरेंट्स हो सकते हैं, उसका पीयर टू पीयर लर्निंग हो सकती है। तो ये सारी सिचुएशन के अंदर स्कैफोल्डिंग जो है वो एक मेन रोल प्ले करती है उसकी कॉग्निटिव डेवलपमेंट के अंदर, उसकी कॉग्निटिव ग्रोथ के अंदर। Burner was also concerned with how knowledge is represented and organized through different modes of representation. ये भी ब्रूनर का जो है वो एक इम्पोर्टेंट एस्पेक्ट था कि वो ये कहता है कि जो लर्निंग इन्वायरमेंट है ये चीज़ बहुत डिपेंडेंट है सीखने में। सॉरी। तो वो कहता है कि नॉलेज इज़ रिप्रेजेंटेड एंड ऑर्गेनाइज्ड। कैसे नॉलेज को ऑर्गेनाइज किया गया, करिकुलम जिसे हम कहते हैं, और कैसे उसकी प्लानिंग की गई है, कैसा इन्वायरमेंट बनाया गया है कि जिसमें बच्चा जो है वो अपनी लर्निंग जो सिचुएशन है उसको बेहतर से बेहतर बना सके। तो ये सारी बात इसी थर्ड पॉइंट में लिखी हुई है। तो इसमें डिफरेंट मोड्स ऑफ रिप्रेजेंटेशंस हैं कि जिसमें डिफरेंट काइंड्स ऑफ इंफॉर्मेशन से जो है वो बच्चे को गाइडलाइन दी जा सकती है। अब स्कैफोल्डिंग की अभी हमने बात की, तो स्कैफोल्डिंग असल में एक ऐसा मेथड है हेल्प का, इसमें हम बात करेंगे। स्कैफोल्डिंग रेफर्स टू प्रोवाइडिंग contextual supports for meaning thought, the use of simplified language, teacher modeling, visual and graphics, cooperative learning and hands-on learning। तो ये आप समझ लें कि एक स्कैफोल्डिंग की जो कंप्लीट इंफॉर्मेशन है ना वो इस स्टेटमेंट के अंदर जो है वो दी गई है। अब स्कैफोल्डिंग में क्या होता है कि बच्चे को एक ऐसा माहौल और एक ऐसी सपोर्ट मिल जाती है कि जिसकी बेस पे वो जो चीज़ उसको क्लियर नहीं हो रही होती वो भी क्लियर होना शुरू हो जाती है। तो इसके लिए क्या डेवलपमेंट हो सकती है, क्या मेथड हो सकता है, उसमें लैंग्वेज का आ सकता है कि कितने आसान ज़ुबान में उसको वो चीज़ समझाई जा रही है। इसके अलावा टीचर रोल मॉडल है उसका, तो वो बच्चे को कैसे जो है वो लेके चल रहा है और कैसे चीज़ें समझा रहा है, कौन से विजुअल एड्स को यूज़ करते हुए वो उसको चीज़ें समझा रहा है, कौन से ग्राफिक्स पिक्चर्स या वीडियो या एनिमेशन के थ्रू जो है वो बच्चों को गाइडलाइन दी जा रही है, और उसमें कितनी कोऑपरेशन लर्निंग है, कोऑपरेटिव लर्निंग है कि कैसे बच्चे को कोऑपरेट करके उसको साथ लेके चल के समझाया जा सकता है। हैंड्स ऑन लर्निंग में उसको बाकायदा एक इजी मेथड के साथ जो कि समझ आने वाला मेथड है उसके अकॉर्डिंग उसको समझाया जा रहा है स्कैफोल्डिंग। स्कैफोल्डिंग इज़ द वे द अडल्ट गाइड्स द चाइल्ड्स लर्निंग फोकस्ड क्वेश्चन एंड पॉजिटिव इंटरेक्शन। अब ये बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि स्कैफोल्डिंग में अगर हम बात करें तो जो उसके मैच्योर हैं, जैसे जूनियर और सीनियर स्टूडेंट्स होते हैं, कि जो नए स्टूडेंट्स हैं उनको अगर हम जूनियर कहें तो सीनियर स्टूडेंट्स वहाँ ऑलरेडी मौजूद होते हैं। अब क्या है कि अगर तो वो फोकस्ड क्वेश्चन उनसे समझेंगे तो हो सकता है कि उनका समझाने का एक्सपीरियंस तो नहीं है, लेकिन क्योंकि उन्होंने रिसेंटली उस चीज़ को पढ़ा होता है और उनको पता होता है कि मुझे ये चीज़ कैसे समझ आई है, तो उस हवाले से अपने से जूनियर को जल्दी गाइड कर सकते हैं, समझा सकते हैं। तो ये कैटेगरी भी स्कैफोल्डिंग की सिचुएशन के अंदर ही आती है। उसके बाद जो ब्रूनर ने बात की है, इसने 3 स्टेजेस की बात की है जो कि अक्सर हमें पढ़ने को मिलती हैं। अगर हम इसको गूगल करें या जितने भी चैनल्स के ऊपर देखें तो ये 3 जो स्टेजेस हैं इसके ऊपर लाजमी बात की होती है। ये 3 स्टेजेस जो हैं समझ लें कि मोस्ट इम्पोर्टेंट हैं इस पूरी जो जेरम ब्रूनर की जो थ्योरी है कॉग्निटिव डेवलपमेंट के हवाले से, उसमें ये 3 पॉइंट्स ज़रूरी हैं। इसमें पहला पॉइंट जो है वो इनएक्टिव स्टेज है, दूसरा जो है वो आइकॉनिक स्टेज है, और तीसरी जो है वो सिंबॉलिक स्टेज है। अगर हम इसको वन लाइन अंडरस्टैंडिंग इसकी डेवलप करें तो इनएक्टिव में जो है बच्चा एक्टिविटी करता है
आइकॉनिक में बच्चा पिक्चर के थ्रू समझता है और सिंबॉलिक के थ्रू, अब्स्ट्रैक्ट नॉलेज के थ्रू उन चीज़ों को अंडरस्टैंड करता है। तो इसमें हम पढ़ते हैं और फर्दर डिटेल में फिर हम जाते हैं। सबसे पहले तो इसमें आपने याद रखना है कि इनएक्टिव स्टेज जो है इसकी ड्यूरेशन कितनी है। तो ये बर्थ से लेके, बर्थ का मतलब है कि जब बच्चा हिलना जुलना शुरू करता है, वो तो बचपन से ही करता है, तो बर्थ से लेके 3 साल तक की उम्र तक उसकी जो स्टेज है वो इनएक्टिव स्टेज होती है। अब इस सिचुएशन के अंदर क्या होता है, चिल्ड्रन परसीव द इन्वायरमेंट थ्रू एक्शंस दे इनिशिएट। अब क्या है कि बच्चे कैसे सीख रहे हैं, थ्रू एक्शंस, वो एक्शन से जो हैं वो चीज़ों को लर्न कर रहे हैं। जैसे एक छोटा बच्चा है तो वो कोई भी काम करता है तो वो अपने हाथ पाँव मारेगा या फेस एक्सप्रेशन ऐसे बनाएगा कि जिससे पता चलेगा कि वो उसकी रिक्वायरमेंट है कुछ। तो ये पॉइंट आपने समझना है कि इनिशिएटिव लेने के लिए उसने कोई ना कोई एक्टिविटी परफॉर्म करनी है, तभी जो है वो उसको ये चीज़ समझ आएगी, वो जिसको समझना चाह रहा है या जिसके बारे में वो इंफॉर्मेशन ट्रांसफ़र करना चाह रहा है। दे डिस्क्राइब एंड एक्सप्लेन ऑब्जेक्ट्स इन टर्म्स ऑफ व्हाट अ चाइल्ड कैन डू विद देम। तो ये वही बात है कि वो बच्चा खुद से क्या एक्टिविटी कर सकता है। छोटा बच्चा 0 से 3 साल तक का बच्चा क्या एक्टिविटी कर सकता है, ज़्यादा से ज़्यादा वो रो सकता है, जो है वो मतलब उसको जब भूख लगती है तो वो रोता है। बात तो नहीं वो वैसे कर सकता है, लेकिन रो के अपनी सिचुएशन बता देता है। मतलब वो एक एक्टिविटी ही बेस्ड ही हम उसको कह सकते हैं। इनएक्टिव स्टेज है कि जिसमें बच्चा टोटली डिपेंडेंट है अपने पेरेंट्स के ऊपर और अपने सीनियर्स के ऊपर, उसमें उसके जो भी केयर टेकर हो सकते हैं उनके ऊपर। दूसरी आइकॉनिक स्टेज की अगर हम बात करें तो इसकी जो एज है वो 3 से 8 साल तक की है। अब इसमें क्या होता है, चिल्ड्रन रिमेंबर एंड यूज़ इंफॉर्मेशन थ्रू इमेजरी। मतलब बच्चा जो है वो चीज़ों को इमेजेस के थ्रू जो है वो समझने की कोशिश करता है। बच्चा ये समझता है कि जो जैसे एक बच्चे का जो कायदा होता है उसके ऊपर हर ABC अगर लिखी हुई है या कोई भी सिचुएशन मौजूद है तो उसके साथ एक एक पिक्चर जो है वो लाजमी बनी होती है। तो वो बच्चा जो है अक्सर पिक्चर को देख के जो है वो समझ आता है कि ये क्या चीज़ है। जैसे कोई कैट की पिक्चर होगी तो वो उसकी पिक्चर देखेगा तो फ़ौरन कह देगा कि ये कैट है। इसी तरह किसी और एनिमल की, प्लांट की या किसी भी चीज़ की जो डायग्राम देखेगा तो वो फ़ौरन समझ जाएगा कि ये फ़लाँ जो है वो सिचुएशन है या फ़लाँ जो है वो आइटम है जिसको देखा जा रहा है। देयर विजुअल मेमोरी इंक्रीजेज एंड दे थिंक अबाउट एक्शंस विदाउट एक्सपीरियंसिंग दैम। तो वो क्या करते हैं, अपने अंदर एक मेमोरी डेवलप कर लेते हैं। बार बार जब उसको ये चीज़ें बताई जाती हैं, पढ़ाई जाती हैं, बार बार वो पेजेस को देखते हैं और वहाँ से वो चीज़ें याद कर लेते हैं। तो बेसिकली वो यही चीज़ देख रहे होते हैं कि अपनी मेमोरी को इम्प्रूव कर रहे होते हैं, ग्रो कर रहे होते हैं। दे डिसीजन बेस्ड ऑन परसेप्शन। तो फिर वो क्या करते हैं, परसेप्शन देते हैं किस हवाले से चीज़ों को, उनकी इमेजेस के हवाले से कि ये चीज़ जो है वो इसको रिप्रेजेंट कर रही है, ये चीज़ इसको रिप्रेजेंट कर रही है। तो वो पिक्चर के थ्रू जो है वो इस आइकॉनिक स्टेज के अंदर जो है लर्न करते हैं। तीसरी स्टेज जो है इसमें जो ब्रूनर ने दी है, दैट इज़ सिंबॉलिक स्टेज। अब इसमें क्या है, 8 से अबव जो एज होती है उसमें सिंबॉलिक स्टेज आ जाती है, जिसमें बच्चे के अंदर जो है वो एक कंसेप्चुअल जो है वो थॉट क्रिएट हो जाता है कि वो चीज़ों को कंसेप्ट बेसिक के ऊपर जो है वो समझना शुरू कर देता है। चिल्ड्रन यूज सिम्बल्स टू रिप्रेजेंट पीपल्स एंड थिंग्स सिंस दे कैन थिंक एंड टॉक इन एब्स्ट्रैक्ट टर्म्स। मतलब वो चीज़ें जो उनके सामने मौजूद नहीं हैं वो उनके बारे में बात करके एक इंफॉर्मेशन जो है वो ट्रांसफ़र कर सकते हैं। तो बेसिकली ये एब्स्ट्रैक्ट लर्निंग की अगर हम बात करें तो ये इसकी सिंबॉलिकल स्टेज में ही आएगा। दे कैन आइडेंटिफाई डिफाइंड कंसेप्ट, मीन्स कि ऑलरेडी एक चीज़ जो डिफाइंड है, जैसे एक चीज़ डिफाइंड है कि अर्थ की जो रोटेशन है वो अराउंड द सन है, तो एक डिफाइंड जो है वो एक टर्म है, एक साइंटिफिक जो है वो ऑब्जर्वेशन है। तो उस बेस पे वो आर्गू करने की बजाय क्या करेगा, उसको एक्सेप्ट करेगा। तो इसी तरह जितनी भी साइंटिफिक रिसर्च है या जितनी भी एब्स्ट्रैक्ट लर्निंग है, मेटा लर्निंग है, मेटाफिज़िक्स है, उसमें वो बिलीव करेगा सिर्फ किस बेस पे, अपने एब्स्ट्रैक्ट नॉलेज की बेस पे, कि जितना उसको सिंबॉलिकली बताया जाएगा। अब जैसे मैथ्स है, मैथ्स जब करवाया जाता है शुरू में तो उसमें पहले तो बच्चे को डायग्राम के ज़रिए से समझाया जाता है कि बच्चे ये जो
टू बॉल्स हैं, टू पेंसिल्स हैं, उसमें टू पेंसिल्स और रखें तो वो 4 पेंसिल्स हो जाएंगी। लेकिन अगर उसको बोर्ड पे समझाया जाए तो हो सकता है उसके लिए थोड़ा सा मुश्किल हो। लेकिन सिंबॉलिक स्टेज के अंदर, 8 से अबव स्टेज के अंदर उसको कंसेप्ट समझ आना शुरू हो जाते हैं, उसको चीज़ों की मेजरमेंट्स के बारे में एक उसके अंदर एक एबिलिटी क्रिएट हो जाती है कि वो अब्स्ट्रैक्ट चीज़ों को भी देख सकता है। इंटीग्रेशन, डिफरेंशिएशन जैसे हम बच्चों को पढ़ाते हैं, तो ज़रूरी नहीं है कि उसमें पिक्चोरियल उसकी कोई रिप्रेजेंटेशन हो, तो जस्ट एक सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन भी बहुत इन्फॉर्मेशन दे सकती है। अब अगर हम ब्रूनर की जो है पिक्चोरियल एक रिप्रेजेंटेशन देखें तो इसमें 3 स्टेजेस को पिक्चर की फॉर्म में जो है वो बताया गया है। अब इसमें क्या बताया गया है कि पहली स्टेज के अंदर, जिसको हमने 0 से 3 साल तक की एज का बोला है, इनएक्टिव स्टेज, उसमें बच्चा जो है वो मूवमेंट और एक्शन, मतलब कि एक्टिविटी बेस, जैसे एक कोई भी कार्टून है तो उसकी वो साउंड या उसकी एक्टिविटी बेस, उसकी एक्टिविटी को देख के बच्चा जो है उसको कॉपी करने की कोशिश करेगा, या फिर उसके बारे में सोचने की जो है उसके अंदर एक एबिलिटी क्रिएट होगी। तो कहने का मतलब यही है कि सबसे पहले जब बच्चा एक्टिविटी बेस मतलब 0 से 3 साल की ड्यूरेशन के अंदर होता है तो वो एक्टिविटी बेस्ड चीज़ों को जो है वो ऑब्ज़र्व कर रहा होता है, देख रहा होता है। लेकिन उससे नेक्स्ट स्टेज में अगर हम देखें आइकॉनिक स्टेज, तो जिसमें बच्चे जो हैं वो बाकायदा पिक्चर्स को देख रहे हैं। तो ये पिक्चर्स के थ्रू जो एक बच्चे के अंदर जो है वो एक कंसेप्ट डेवलप होता है, वो किताबों में पिक्चर्स देख के जो है अपने अंदर एक मेमोरी डेवलप कर लेता है और उसकी बेस पे उसको चीज़ें समझ आना शुरू हो जाती हैं। तो ये जो दूसरी स्टेज है, इसमें बच्चा जो है वो आइकॉनिक स्टेज के अंदर पिक्चर्स के थ्रू जो है वो चीज़ों को समझ रहा होता है। और इसी तरह अगर हम तीसरी इसकी पिक्चर की बात करें तो उसमें कुछ स्टूडेंट्स लाइब्रेरी के अंदर लैपटॉप के ऊपर वर्क कर रहे हैं, तो रिसर्च वर्क कर रहे हैं, तो उसमें क्या है कि डिफरेंट वेबसाइट्स और डिफरेंट रिसर्च आर्टिकल्स की बेस पे जो है वो डाटा कलेक्ट कर रहे होते हैं और उनकी मैनिपुलेशन कर रहे होते हैं। तो इसको हम कह सकते हैं कि ये इसकी सिंबॉलिकल एक अप्रोच है कि वो कैसे चीज़ों को जो है वो इस बेस के ऊपर जो है वो देख रहा है। तो इसमें रिसर्च बेस का कंसेप्ट भी आ जाता है। तो अब्स्ट्रैक्ट सिंबल्स या फिर अब्स्ट्रैक्ट लर्निंग या फिर अब्स्ट्रैक्ट नॉलेज भी हम इसको कह सकते हैं, कि जिसमें बच्चा जो है वो 8 साल या 8 साल से ऊपर इन चीज़ों को जो है वो अब्स्ट्रैक्ट नॉलेज की बेस पे भी समझ सकता है। आगे चलते हैं। इसमें एक ब्रूनर जो है एक कंसेप्ट यूज़ करता है स्पाइरल करिकुलम के हवाले से। तो करिकुलम असल में एक आप समझ लें कि सिलेबस है जो बच्चे को शुरू से लेकर एंड तक जो है वो पढ़ाया जाता है। तो इसमें ब्रूनर जो है वो स्पाइरल करिकुलम के ऊपर जो है वो बिलीव करता है। वो ये कहता है कि बच्चे को अगर कोई चीज़ समझानी है तो उसको बेस बनानी पड़ेगी उसकी। जैसे अगर वो बच्चा छोटा है तो उसको समझाने के लिए कोई कंसेप्ट समझाने के लिए जो है उसकी बेस बनाना ज़रूरी है। जैसे अगर बच्चे ने मैथमेटिक्स के हवाले से अगर हम बात करें तो उसको जब तक 2 + 2 4 समझ नहीं आएगी, वो अगली स्टेज में जाके 2 × 2 या इस तरह के और ऑपरेशन जो हैं वो जल्दी समझ नहीं पाएगा। तो इसलिए जब तक उसकी बेस क्लियर नहीं होगी तब तक जो है वो आगे फर्दर उसको अप्लाई नहीं कर पाएगा। तो यहाँ पे एक इसने कैटलॉग की एक एग्जांपल दी है कि पहले जो है वो पिक्चर्स के थ्रू जो है, या समझ लें कि एक एक्टिविटी के थ्रू के कार्टून या इस वाले से जितनी भी बुक्स हैं वो एक साइड पे रखी गई हैं। तो ये स्पाइरल में सबसे इसका लोवेस्ट पोर्शन है ये वाला, जहाँ से इसकी बेस बनना शुरू हुई है। जब इसकी बेस बन जाएगी तो उसके बाद क्या होगा, यहाँ से ये अपवर्ड डायरेक्शन में जाना शुरू कर देगा इसकी बेस और मजबूत बनाने के लिए। तो यहाँ पे पिक्चर फॉर्म में बच्चा जो है वो अपनी एक मेमोरी डेवलप कर रहा है किताबों को याद रखने के लिए, और इसमें वो कैटलॉग जो है वो थ्रू कंप्यूटर देख रहा है, जिसमें उसको पता चल रहा है कि कौन सी बुक जो है वो कहाँ मौजूद है और उसको कैसे जो है वो फाइंड आउट किया जा सकता है। तो स्पाइरल का मतलब ये होता है जिसका कोई एंड ना हो, जिसमें स्टार्ट से लेके एंड तक जो है वो एक प्रॉपर मेथडोलॉजी के थ्रू, जैसे ये एक सर्कल है तो ये कंटिन्यूसली आगे चल रहा है। अब इसमें क्या है, यहाँ पे अगर हम देखें तो ये इसकी जो है वो बेस है, यहाँ से काम इसका स्टार्ट होता है और उसके बाद ये आगे बढ़ता बढ़ता जो है वो चीज़ों को और बेहतर तरीके से लर्न करता है और इसकी फ़ाइनल स्टेज तक जो है वो पहुँचता है। तो स्पाइरल का मतलब यहाँ पे यही हम लेंगे करिकुलम का,
कि जिसमें जो है वो बच्चा जो है वो बेसिक कंसेप्ट्स को लेके बड़े कंसेप्ट्स जो इम्पोर्टेंट कंसेप्ट्स होते हैं उनको समझ पाता है। इसकी एक और एग्जांपल भी यहाँ मौजूद है। जैसे एक बच्चा है, ये ब्रूनर है साइकोलॉजिस्ट, जिसमें बताया गया कि एक बच्चा है, पहले वो इस स्टेज के ऊपर है। अब इस स्टेज के ऊपर वो बच्चा क्या कर रहा है कि बिल्कुल ब्लॉक्स को देख रहा है और एक्टिविटी बेस पे उन ब्लॉक्स को आपस में जोड़ने की कोशिश कर रहा है। वो उसमें 100% अभी नहीं है, क्योंकि उसकी जो एक्टिविटी है या उसकी जो अभी ग्रोथ रेट है, वो ग्रोथ जो एज है वो बहुत कम है। बिल्कुल 0 से 3 साल तक की पोर्शन के लिए ये वाला है, 3 साल तक। अब 3 साल से 8 साल तक जब ये बच्चा पहुंचता है तो ये ब्लॉक्स बनाने में कामयाब हो जाता है। मतलब उसने ऑलरेडी एक पिक्चर देखी होती है कि इन ब्लॉक्स को, एक ब्लॉक को दूसरे ब्लॉक के ऊपर रखना है और इसी तरतीब को जो है वो आगे लेके चलना है और उससे एक बड़ी बिल्डिंग जो है बनानी है। तो वो फ़ौरन समझ आता है कि ये ब्लॉक्स को हमने ऐसे जो है वो रखना है, और वो फ़ौरन फिर क्या करता है कि वो उसको ड्रा करता है। मतलब उसके जहन में होता है कि मैंने ब्लॉक एक दूसरे के ऊपर रखे थे, ये 8 से अबव है, अबव 8 है, तो उसमें वो ड्राइंग बना रहा है जिसमें वो ये बता रहा है कि मतलब कि उसने कैसे बॉक्सेस को आपस में जोड़ा और उसकी बेस पे एक बिल्डिंग जो है वो बना ली है। अब अगर आप इनके एरो देखें तो स्पाइरल में ये वाला एरो बिल्कुल इसकी बेस के ऊपर है, ये वाला एरो, ये वाला बिल्कुल इसकी इंटरमीडिएट स्टेज के अंदर है कि जिसमें वो स्पाइरल का कनेक्शन इसके साथ स्टिल मौजूद है। मतलब इसका बेसिक कंसेप्ट यहाँ से डेवलप हुआ था, उसके बाद ये इस काबिल हुआ है। और उसी कंसेप्ट को अगर हम एक एब्स्ट्रैक्ट या उसके थर्ड जो स्टेज है उसकी बात करें, सिंबॉलिक स्टेज, तो उसमें क्या है, बच्चा को ऑलरेडी सिंबल्स का पता है कि उसने ब्लॉक्स बनाने हैं। तो उसके जहन में ऑलरेडी ये चीज़ मौजूद है कि ब्लॉक्स कैसे बनाए जाते हैं। तो वो ब्लॉक्स बना के अपनी पेंटिंग कंप्लीट करता है, और ये इसके फोल्डिंग या फिर हम इसको कह सकते हैं कि एक स्पाइरल करिकुलम जो है वो यहाँ पे आके कंप्लीट होता है। तो ये 3 स्टेजेस इंपॉर्टेंट थी जो ब्रूनर ने बताई हैं। आगे चलते हैं, आगे इसकी फर्दर जो एडवांटेजेस हैं और इसकी लर्निंग के हवाले से जो चीज़ अप्लाई की जा सकती है उसके बारे में यहाँ पे कुछ इन्फॉर्मेशन भी मौजूद है। एडवांटेजेस ऑफ डिस्कवरी लर्निंग, कि ये जो चीज़ों को डिस्कवर करके जो है वो कुछ कंसेप्ट क्रिएट करना है, उनसे क्या मुराद है। अब इसमें सबसे पहली बात ये आती है कि इसमें एक्टिव एंगेजमेंट होती है। कि देखें, एक बच्चा जब उसको एक्टिविटी बेस के ऊपर चीज़ों को समझाया जाएगा, उसको पता है कि एक सॉफ्टवेयर के अंदर ये चीज़ें सारी मौजूद हैं, डाटा सारा मौजूद है, तो वो फ़ौरन से जो है वो एक्टिव वहाँ पे हो के अपनी पार्टिसिपेशन शो करेगा और वर्क करेगा। फिर ये है कि इसमें मोटिवेशन का एक अंसर भी पाया जाता है कि जब बच्चे को ऑलरेडी एक माहौल, एक इन्वायरमेंट मिलता है तो वो उसमें ज़्यादा बेहतर तरीके से लर्न करता है और ज़्यादा बेहतर तरीके से जो है वो ग्रो करता है। तो ये चीज़ उसकी प्रमोट होती है थ्रू मोटिवेशन। प्रमोट्स ऑनरशिप ऑफ लर्निंग। अब इसमें मोस्टली अगर देखा जाए, जैसे हमने एब्स्ट्रैक्ट लर्निंग के अंदर बात की, तो बच्चे लाइब्रेरी के अंदर काम कर रहे हैं, कैटलॉग देख रहे हैं, बुक्स सर्च कर रहे हैं, तो उसमें अगर देखें तो वो किसी पर डिपेंड नहीं करते। तो इसमें मोस्टली क्या होता है कि एक दफ़ा जब रिसर्च बेस जहन बन जाता है बच्चे का, तो वो फिर डिपेंडेंट नहीं होता दूसरों के ऊपर, बल्कि वो खुद जो है उसके पास एक एबिलिटी आ जाती है कि वो चीज़ों को जो है कैसे समझ सकता है, कैसे उनको याद रख सकता है। तो ये पॉइंट इसमें बहुत ज़रूरी है। द डेवलपमेंट ऑफ क्रिएटिविटी एंड प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स। अब इसमें एक और जो बात आती है, एब्स्ट्रैक्ट अगर हम लर्निंग की बात करें, एब्स्ट्रैक्ट नॉलेज की बात करें, तो जो बच्चे के अंदर जो है वो एक क्रिएटिविटी आती है कि वो नई नई चीज़ें क्रिएट करके उनको और आसान बनाने की कोशिश में जो है वो लगा रहता है। तो ये एक पॉजिटिव जो है वो एस्पेक्ट है अगर हम इसको अंडरस्टैंड करें। तो इसके थ्रू ही बच्चे के अंदर जो है वो प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल पैदा होता है। तो ये स्किल सबसे ज़रूरी है। इसकी अगर हम बात करें तो किसी भी बच्चे के अंदर जो स्किल है वो होना बहुत ज़रूरी है, ताकि वो मसाइल, जितने भी प्रॉब्लम्स उसके सामने वो जिनको वो फेस करता है, उनको फ़ौरन से जो है वो अंडरस्टैंड भी कर सके। तो ये चीज़ तभी मुमकिन है जब जो है वो उसके अंदर स्किल डेवलप होगी। अ टेलर्ड
लर्निंग एक्सपीरियंस। अब क्या है कि बच्चा ज़्यादा तेज़ी के साथ जो है वो चीज़ों को लर्न करता है और एक चीज़ को दूसरी चीज़ के साथ जो है वो लिंक करके फ़ौरन से जो है वो अंडरस्टैंड कर लेता है। तो ये एक इम्पोर्टेंट फैक्टर है फ़न, मतलब उसमें यह है कि डिफरेंट एक्टिविटी जब आती है तो ज़ाहिर सी बात है वो उसमें और इंटरेस्ट लेता है। जितना वो फ़न क्रिएट करेगा, इंटरेस्ट क्रिएट करेगा, उतना ही ज़्यादा जल्दी चीज़ों को मैनिपुलेट कर पाएगा। अब जहाँ पे इसके एडवांटेजेस हैं ब्रूनर की थ्योरी के, वहाँ पे कुछ क्रिटिसिज्म भी है, जिसमें कुछ क्रिटिसिज्म यहाँ पे लिखे गए हैं। अब थ्योरी जो भी हैं वो ज़रूरी नहीं है कि हर जगह पे जैसे बताई गई हैं वैसे ही इम्प्लीमेंट भी की जा सके। तो इसलिए बहुत सारी थ्योरीज ऐसी हैं कि जिनके ऊपर बहुत सारा क्रिटिसिज्म है, लेकिन उसका मतलब ये नहीं है कि उसको जो है वो बिल्कुल इग्नोर किया जा सके। तो उसको एक डिफरेंट वे से अंडरस्टैंड किया जा सकता है। तो इसमें ये कहता है कि टू मच इन्फॉर्मेशन है, मतलब कि क्या है कि उस बच्चे को जब हमने रिसर्च बेस पे लगा दिया, तो जब वो इंटरनेट पे कोई चीज़ रिसर्च करेगा, वहाँ तो एक ही डेफिनेशन की, एक ही चीज़ के हंड्रेड्स थाउजेंड्स ऑफ जो है वो लिंक्स मिल जाते हैं। तो वहाँ से वो कितनी कितनी चीज़ों को या कितनी इन्फॉर्मेशन को जो है वो गैदर कर सकता है और उनको मैनिपुलेट कर सकता है। तो यहाँ से एक ना कन्फ्यूजन क्रिएट होती है कि वो बच्चा डी ट्रैक ना हो जाए, वो अपने जो रिक्वायर इंफॉर्मेशन थी कलेक्ट करने वाली, वो उसकी बजाय इरेगुलर या अनइम्पोर्टेंट इंफॉर्मेशन इकट्ठी करता रहे और उसमें अपना टाइम वेस्ट करे। तो ये इसकी क्रिटिसिज्म में आता है। ऑफन रिक्वायर्स वास्ट रिसोर्सेज अनअवेलेबल इन ट्रेडिशनल क्लासरूम। अब आम क्लासरूम की अगर हम बात करें, अच्छे से अच्छे कंट्री के अगर हम बात करें, तो उसमें ज़रूरी नहीं है कि हर वक्त जो है वो हर तरह की फैसिलिटीज़ वहाँ मौजूद हो। तो इसलिए ये कहता है कि ज़रूरी ये इसलिए भी नामुमकिन लग रहा है कि जिसमें हर चीज़ जो है वो ट्रेडिशन का मतलब यही है कि जो रवायती हमारे क्लासरूम्स हैं, ज़रूरी नहीं है कि उनके अंदर हर तरह की वो फैसिलिटी मौजूद हो। जैसे इंटरनेट की अगर हम बात करें, तो इंटरनेट भी अवेलेबल नहीं होता। फिर अगर इंटरनेट है तो बच्चे के पास ऐसा कोई सोर्स नहीं है जिसके थ्रू वो इंटरनेट पे सर्च करके चीज़ों को जो है वो लर्न कर सके। तो इसलिए डिफरेंट जो चीज़ें हैं वो इसके रास्ते में आ सकती हैं, जिसके थ्रू मसाइल जो हैं वो क्रिएट हो सकते हैं। लैक ऑफ टीचर कंट्रोल। अब क्या होता है कि जब हम पूरे का पूरा कंट्रोल बच्चे के हाथ में दे देते हैं, तो वहाँ पे टीचर का रोल तो ना होने के बराबर होता है। तो वहाँ पे क्या होगा, बच्चे आपस में बात करेंगे, जिससे एक ऐसा इन्वायरमेंट क्रिएट हो जाएगा जो कि सूटेबल या स्टडी के हवाले से ज़्यादा जो है वो मुनासिब नहीं रहेगा। तो इसलिए ये एक इसका नेगेटिव पॉइंट है। पोटेंशियल मिसकंसेप्शंस। अब क्या होता है कि हम जो अपनी एनर्जी है वो सारी उन चीज़ों पे सर्व कर रहे होते हैं। जैसे एक बच्चे ने बहुत ज़्यादा रिसर्च की, तो हम अब उस चीज़ों पे लग जाते हैं कि बच्चे को बताया जाए कि ये चीज़ जो आपने गैदर की है, इसमें सारी की सारी चीज़ को आपने जो है वो कंसीडर नहीं करना, इतने पार्ट को कंसीडर करना है, इतने परसेंट को कंसीडर करना है। तो वहाँ पे एक मिसकंसेप्शन बन जाती है, बच्चे के ज़हन में ये आ जाता है कि मैंने सर्च सही नहीं किया या इसके ऊपर मैं अभी इस काबिल नहीं हुआ। तो उसमें एक डीमोटिवेशन का एक पार्ट भी आ सकता है अगर उसमें रिक्वायर्ड इन्फॉर्मेशन उसको नहीं मिलेगी। टीचर्स में फेल टू रिकॉग्नाइज मिसकंसेप्शंस। अब टीचर भी ज़ाहिर सी बात है बाज़ दफ़ा उसको अंडरस्टैंड नहीं कर पाएगा। अगर बच्चे ने किसी दूसरे कंट्री के ऑथर की बुक को पढ़ा है या उससे चीज़ों को समझा है, तो वो हो सकता है कि अपनी तरफ से ठीक हो, लेकिन टीचर ने वो कंसेप्ट ना पढ़ा हो, तो वहाँ पे फिर एक मिसकंसेप्शन का अंसर जो है वो पाया जा सकता है। तो इसलिए यहाँ पे कुछ क्रिटिसिज्म की भी बात हुई है जो कि ब्रूनर की थ्योरी के ऊपर है, इसको भी आपने याद रखना है। आगे चलते हैं नेक्स्ट हमारे जो साइकोलॉजिस्ट हैं वुल्फगैंग कोहलर। 1917 में इन्होंने जो है वो इनसाइट लर्निंग की एक थ्योरी दी थी, जिसमें जैसे पिक्चर की बैकग्राउंड पे भी नज़र आ रहा है कि एक चिंपैंजी की पिक्चर बनाई गई है जिसको हम बन मांस कहते हैं। तो ये चिंपैंजी के ऊपर इसने जो है वो कोहलर ने एक एक्सपेरिमेंट किया और उसकी बेस पे एक थ्योरी डेवलप की। और इसने ये कहा कि इसने भी इसी चीज़ पर ज़्यादा फोकस किया कि जो गेस्टाल्ट का एक कंसेप्ट है, गेस्टाल्ट का मतलब यही है कि चीज़ों को एज अ होल कंसिडर किया जाए, ना कि इंडिविजुअल। उसके बारे में भी हम आगे पढ़ेंगे। लेकिन
कोहलर जो है वो उसी के एक समझ लें कि फॉलोअर्स हैं, मतलब उसी को मानने वाले हैं, गेस्टाल्ट की जो थ्योरी साइकोलॉजी है उसको मानने वाले हैं। अब इसमें इन्होंने जो वर्क किया उसके बारे में अगर हम देखें तो एक एग्जांपल है, उसके थ्रू हम इसको समझ सकते हैं। अब ये इन्होंने कुछ 4 स्टेजेस, बाज़ दफ़ा इनको स्टेजेस के थ्रू तो नहीं पढ़ा जाता, बस एक वो जो सुल्तान चिंपैंजी का जो इन्होंने नाम रखा था उसकी बेस पे ही इनको जो है वो समझा जाता है। लेकिन ये भी एक इम्पोर्टेंट कंसेप्ट है, इसको भी ज़रा देख लेते हैं इसमें कौन सी स्टेजेस इसने बताई हैं। सबसे पहले इसने बताया है प्रिपरेशन। क्या होता है इसमें कि कैन सॉल्व द प्रॉब्लम इनिशियली, डाटा गैदरिंग। अब जो बच्चा है, जो स्टूडेंट है, उसको वो कोई प्रॉब्लम सॉल्व नहीं कर पाता तो क्या करता है, डाटा गैदर करता है। वो इधर उधर से देख के हाथ पाँव मारता है कि कोई नई इन्फॉर्मेशन मुझे मिल जाए। उसके बाद इंक्यूबेशन। अब प्रॉब्लम क्या है, उसने होल्ड पे रखी हुई है और अनकॉन्शियसली जो है वो जो है उसकी वो जो प्रॉब्लम है अनकॉन्शियसनेसली, मतलब कॉन्शियसली, मतलब ये है कि उसको एक अचानक से कोई दिमाग के अंदर कोई चीज़ आती है, क्योंकि उसने ऑलरेडी अपने दिमाग के अंदर एक बिठाया हुआ है कि मैंने इस प्रॉब्लम को हल करना है। तो उस प्रॉब्लम के हल के लिए वो क्या करता है कि वो फ़ौरन जो है वो उसको समझने की कोशिश करता है। तो थर्ड स्टेज में इनसाइट क्या होता है कि एक सडन एक आइडिया उसके दिमाग के अंदर आता है जो ये रिप्रेजेंट करता है कि वो मेंटली तौर पर बिल्कुल इस पॉइंट के बारे में जो है वो सोच रहा था और उसको हल करने की कोशिश में लगा हुआ था। अब क्या होता है कि सडन जब एक आइडिया उसके जहन में आता है तो फिर वो सलूशन दोबारा से चेक किया जा सकता है कि उसके ऊपर वाकई जो है वो वर्क हुआ है या नहीं हुआ। तो ये 4 स्टेजेस हैं, इसको अगर हम पिक्चर के थ्रू अंडरस्टैंड करें नेक्स्ट स्लाइड में, तो इसमें देखें एक चिंपैंजी है जिसको कोहलर ने नाम दिया था सुल्तान का, और इसको इन्होंने केज में बंद कर दिया। अब ये भूखा था तो केज में बंद कर दिया। अब इसके हाथों की अगर हम हाइट देखें तो वो यहाँ तक है, जबकि बनाना जो केले हैं वो इस हाइट के ऊपर रखे गए हैं। अब क्या है कि वो भूखा है लेकिन उसका हाथ वहाँ तक नहीं पहुँच रहा खाने तक। तो अब वो क्या करेगा, इधर उधर जो है वो हाथ पाँव चलाएगा। तो हो सकता है कि वो थक हार के बैठ जाए, लेकिन क्या है उसको भूख तंग करेगी तो वो उसको किसी तरीके से जो है वो इस मसले को, भूख के मसले को हल करने की कोशिश करेगा। तो अगली पिक्चर में अगर हम देखें तो इसके जहाँ पे जिस केज के अंदर इसको बंद किया गया उसमें मुख्तलिफ़ किस्म के डब्बे और स्टिक्स वगैरह ये सारी चीज़ें रख दी गई ताकि जो है वो हो सके कि ये इस दिमाग को इस्तेमाल करे। और अब इनिशियली क्या था, ये बिल्कुल एक अनकॉन्शियस एक इन्वायरमेंट था, लेकिन क्या हुआ वक्त के साथ साथ जब उसको एहसास हुआ, उसने एक्टिविटी बेस्ड चीज़ों को लर्न करने की कोशिश की और उसने जो वहाँ पे पड़े हुए डब्बे थे उनको उठाना शुरू कर दिया और वो उठा के एक डब्बे को दूसरे डब्बे के ऊपर रखा, जैसे ये यहाँ पे दिखाया गया है। इससे क्या हुआ कि उसकी हाइट बढ़ गई और वो पहुँच गया उन केलों तक, बनानास तक, जो कि उसकी भूख मिटा सकते थे। तो मतलब इस सारी स्टोरी के अंदर अगर हम ये समझें तो इस चिंपैंजी ने क्या किया, एक एक्टिविटी जो है वो परफॉर्म की और दिमाग का इस्तेमाल किया और एक सडन आइडिया इसके दिमाग में आया और इसने वो हाइट बढ़ा के फ़ौरन जो है वो बनाना तक पहुंच गया। अगर हम इसको इसी तरह देखें तो अब जब वो बनाना तक एक दफ़ा पहुंच गया डब्बे वगैरह रख के, तो क्या किया इस कोहलर ने, इसके ऊपर फर्दर एक्सपेरिमेंट परफॉर्म किया। उसने क्या किया कि उसकी हाइट और बढ़ा दी और यहाँ पे स्टिक भी रख दी, ये स्टिक भी नज़र आ रही है, तो हाइट उसकी ज़्यादा बढ़ा दी। अब उसने क्या किया, फिर दोबारा से उन डब्बों पे कोशिश की, डब्बों पे चढ़ के दोबारा कोशिश की, लेकिन उसका हाथ वहाँ नहीं पहुँचा। फिर उसने उस स्टिक का इस्तेमाल किया और वो वहाँ तक पहुँच गया जहाँ तक उसकी जो है वो रिक्वायरमेंट थी। और रिज़ल्ट में हमें यही पता चला कि वो जो था चिंपैंजी वो इस एक्सपेरिमेंट में कामयाब हुआ और उसने उसको अप्रोच कर लिया। तो ये कोहलर की जो मेन थ्योरी थी वो इसी के ऊपर जो है वो बेस्ड है। और दूसरा ये है कि ये गेस्टाल्ट साइकोलॉजी के ऊपर जो है वो ज़्यादा बेस करता है, इसलिए हम ज़रा गेस्टाल्ट साइकोलॉजी को भी अंडरस्टैंड कर लेते हैं इस सारी सिचुएशन के अंदर। तो चलते हैं हम गेस्टाल्ट साइकोलॉजी को थोड़ा सा अंडरस्टैंड कर लेते हैं। अब गेस्टाल्ट साइकोलॉजी की अगर हम बात करें
तो गेस्टाल्ट का मतलब ये होता है कि ये सम ऑफ जो पार्ट्स होते हैं इंडिविजुअल पार्ट्स, उनको इंडिविजुअल लेने की बजाय एक होल की शक्ल में लेता है। मतलब कि चीज़ों को जब हम कंप्लीट वे में देखते हैं तो वो हमें ज़्यादा सलूशन के तौर पे नज़र आती हैं। जैसे अगर वो चिंपैंजी बनाना को अलहदा पार्ट ले रहा होता, उन डब्बों को अलहदा पार्ट ले रहा होता, स्टिक को अलहदा पार्ट ले रहा होता, तो वो कभी भी इस सिचुएशन को होल्ड ना कर पाता। अब उसने क्या किया, इन सारी चीज़ों को एज अ होल लिया। तो यहाँ पे गेस्टाल्ट साइकोलॉजी की बात आती है कि जब हम चीज़ों को एज अ होल ले रहे होते हैं तो वहाँ पे हमें एक डिफरेंट एस्पेक्ट जो है वो नज़र आता है, एक डिफरेंट वे से हम चीज़ों को मैनिपुलेट कर सकते हैं। अब इसको जो फादर ऑफ गेस्टालियन था वो कॉलर तो नहीं था, लेकिन यह है कि कॉलर ने इसके ऊपर वर्क किया है। इसके अलावा कुफ्का ने किया है, कोर्ट ने किया है, कोर्ट लेवन ने। लेकिन जो फादर ऑफ गेस्टालिज्म है वो वर्थिमर है। तो वर्थिमर के बारे में भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि गेस्टाल्ट जो साइकोलॉजी है उसका मेन जो है वो क्रिएटर कौन है। तो इसके लिए फिर हम आंसर जो है वो दे सकते हैं कि वर्थिमर इसका जो है वो इन्वेंटर था। इसके अलावा इसमें इंसाइटफुल लर्निंग है जिसकी अभी हमने बात की है। कोहलर की जो जितनी भी लर्निंग थी इंसाइटफुल लर्निंग थी, और उसने एक सुल्तान चिंपैंजी के ऊपर जो है वो काम किया और उस गेस्टाल्ट साइकोलॉजी का बाकायदा एक प्रूफ जो है हम कह सकते हैं कि उसने दिया इस सारी सिचुएशन के अंदर। आगे चलते हैं। इस पिक्चर से हम थोड़ा सा समझेंगे इस गेस्टाल्ट साइकोलॉजी को। इसमें पहले इसकी वर्डिंग पढ़ लेते हैं। ऑब्जेक्ट्स विल बी परसीव्ड इन देयर सिंपलेस्ट फॉर्म। पहले तो हमारे पास जो चीज़ें गिवन हैं वो बिल्कुल क्या हैं, सिंपलेस्ट फॉर्म में गिवन है। उसके बाद ह्यूमंस नेचुरली फॉलो लाइंस और कर्व्स। यहाँ पे कुछ चीज़ें दिखाई गई हैं ऐसी। द माइंड विल अटेम्प्ट टू फिल इन डिटेल दैट इज़ंट एक्चुअली देयर। तो जो चीज़ें ऑलरेडी वहाँ मौजूद नहीं होती हम उनको सपोज कर लेते हैं, उनके बारे में जान लेते हैं। वो आगे हम एग्जांपल में देखेंगे। इसकी कुछ स्टेजेस हैं, कुछ पॉइंट्स हैं जिनको हम आगे समझेंगे। लेकिन उससे पहले आप ये साइन नज़र आ रहा है जिसमें एक ओलंपिक जो होते हैं हर साल, हर 3-4 साल के बाद, तो इनको हम इंडिविजुअली नहीं ले रहे इन सर्कल्स को, बल्कि हम इनको एज अ होल ले रहे हैं। इंडिविजुअली अगर हम देखें तो पहला ब्लू सर्कल है, फिर येलो सर्कल है, फिर ब्लैक है, फिर ग्रीन है। तो हम इनकी ये भी ओवरलैपिंग भी नहीं देख रहे, बल्कि इसको एज अ होल ले रहे हैं। अगर इंडिविजुअली ये सर्कल होती तो हमें इसकी कभी समझ ना आती कि ये ओलंपिक का साइन है। तो ये हमारी क्या एब्स्ट्रैक्ट लर्निंग थी, एक परसेप्शन थी हमारी कि ये सारे जो सर्कल्स हैं ये एक चीज़ को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। इसी तरह अगर हम लाइंस की बात करें, रोड्स की बात करें, तो वहाँ पे डिफरेंट एरोज़ जो हैं वो लगे होते हैं, जिससे हम ये चीज़ समझ लेते हैं कि ये एरो क्या रिप्रेजेंट कर रहा है कि यहाँ से किस डायरेक्शन में हमने मूव करना है, और अगर हमने टर्न लेना है तो उसके लिए क्या प्रोसीजर होगा। तो इसलिए ये सारी एब्स्ट्रैक्ट लर्निंग होती है जो एक साइन बोर्ड के थ्रू हमें समझ आ जाती है, या एक लोगो के थ्रू। ये एक लोगो है जिसके थ्रू हमें जो है वो चीज़ों को समझने में आसानी होती है। अब हम इसी के गेस्टाल्ट साइकोलॉजी के फर्दर कुछ पॉइंट्स देखेंगे कि जिनको समझने के बाद हम जितने भी इंसाइटफुल लर्निंग या इस हवाले से गेस्टाल्ट साइकोलॉजी के हवाले से पॉइंट्स हैं उनको समझ सकेंगे। तो इसमें जो है वो तकरीबन यहाँ पे 6 स्टेजेस के बारे में बात की गई है। गेस्टाल्ट की 6 स्टेजेस के ऊपर इनको ज़रा हम समझते हैं। तो इसमें सबसे पहली है कंटिन्यूशन है। उसके बाद ई का जो कॉन्सेप्ट है क्लोजर, इसको रखा गया है। इसी तरह सिमिलैरिटी है, प्रॉक्सिमिटी है, सिमेट्री है, और फिगर एंड ग्राफिक्स हैं। ये सारे इसकी स्टेजेस हैं। इनको हम वन बाय वन विद सम एग्जांपल्स जो है वो समझने की कोशिश करते हैं। तो सबसे पहले हम इसकी पहली एग्जांपल देखते हैं जिसमें कंटिन्यूशन है। अब इसमें अगर हम कंटिन्यूशन का पार्ट, इसकी पहले थ्योरी पढ़ते हैं और उसके बाद हम इसकी एग्जांपल के ऊपर आते हैं। तो इसमें क्या पॉइंट लिखा हुआ है, कंटिन्यूशन अकर्स when the eye is compelled to move through one object and continue to another object. Often this is used in typography based logos. अब क्या है कि हमने कुछ लोगोज़ यहाँ बताए हुए हैं कि इसमें प्रो तो बिल्कुल एग्जैक्टली सही लिखा हुआ है, लेकिन क्यू के साथ इसने एक रोड बना दी है।
तो प्रोक्वेस्ट जो है वो एक लोगो बनाया है जिसमें इस कंसेप्ट को समझना ये है कि हमने इनको आपस में जोड़ दिया है क्वेस्ट के नाम के साथ, और प्रोक्वेस्ट हम इजीली इसको जो है वो फ़ौरन से समझ सकते हैं। इसी तरह अमेज़ॉन की अगर हम बात करें तो इसको अमेज़न भी पढ़ा जा सकता था, लेकिन जो एरो है इसने हमें इस चीज़ पे मजबूर किया कि हम एमा को अलहदा से पढ़ रहे हैं और जॉन को अलहदा से पढ़ रहे हैं। तो अमेज़ॉन इस कंसेप्ट को हम थ्रू कंटिन्यूशन गेस्टाल्ट साइकोलॉजी समझ सकते हैं। कंटिन्यूटी है इसके अंदर, एक ऑलरेडी एक चीज़ कंटिन्यू है। जैसे प्रोक्वेस्ट को अलहदा से नहीं पढ़ेंगे, प्रोक्वेस्ट हम अलग गट्ठे कंबाइन करके इसको होल कंसीडर कर रहे हैं। अब ये यूएस से लिखा हुआ है तो इसमें अगर हम देखें तो एक कंटिन्यूटी हमें नज़र आती है। पूरा अगर ब्लैक पोर्शन है तो उसमें वाइट पोर्शन को अलहदा करके, या वाइट पोर्शन है तो उसमें ब्लैक पोर्शन को हाईलाइट करके दिखाया गया है। अब एस बाकायदा अगर देखा जाए तो लिखा हुआ नहीं है, यू अलहदा है, ए अलहदा है, लेकिन जब हम कंप्लीट कंटिन्यूटी के साथ इसको पढ़ते हैं या देखते हैं तो ये हमें ऐसे ही पता चलता है जैसे एक कंप्लीट लोगो है यूएसए का। आगे इसकी दूसरी स्टेज पे चलते हैं, क्लोजर के ऊपर। तो क्लोजर में पहले इसके पॉइंट्स पढ़ते हैं। क्लोजर अकर्स व्हेन एन एलिमेंट इज़ इनकम्प्लीट और अ स्पेस इज़ नॉट टोटली इनक्लोज्ड, नॉट टोटली इनक्लोज्ड। उसके बाद यह है कि इफ़ इनफ ऑफ द शेप इज़ इंडिकेटेड और hinted at, the viewer will subconsciously fill in the missing information। अब ये पॉइंट बड़ा इंटरेस्टिंग है। अगर हम इस पहले लोगों की बात करें तो इसमें आपको हैंड नज़र आ रहा है और नीचे पता चल रहा है जैसे स्क्रू है, लेकिन अगर इसको कंप्लीट क्लोजर लें इसका तो आपको ये पता चलेगा कि एक बंदे ने लाइट बल्ब पकड़ा हुआ है और उस लाइट बल्ब का जो नीचे वाला पोर्शन है वो उसके हाथों से बिल्कुल सेपरेट है, लेकिन क्या है कि उसका कनेक्शन लाइट बल्ब के साथ है। इससे हम अंदाज़ा लगा लेते हैं अपने माइंड के अंदर कि ये पूरे का पूरा एक लाइट बल्ब है। इसी तरह अगर हम इस पांडा की बात करें तो यहाँ पे ये जो इसके कानों के बीच में गैप है इसको किसी तरीके से भी फिल नहीं किया गया, लेकिन हमने ये चीज़ सपोज़ कर ली कि यहाँ पे लाजमी ये कंप्लीशन मौजूद है। ठीक है, तो इस कंप्लीशन के कंसेप्ट को अगर हम गेस्टाल्ट के डेफिनेशन में देखें तो हम इसको एज अ होल कंसीडर कर रहे हैं। अगर हम इसके हर पार्ट को इंडिविजुअल कंसीडर करेंगे तो वो कभी भी हमारी अंडरस्टैंडिंग उस तरह की डेवलप नहीं हो पाएगी। इसी तरह अगर हम EA स्पोर्ट्स की बात करें तो यहाँ पे ये बिल्कुल सिंबॉलिक लिखा हुआ है, हमें पढ़ने में नहीं आता, लेकिन क्या है कि एक लोगो डिज़ाइनिंग इस तरह की हुई है कि जिसमें हमने ये चीज़ सपोज़ कर ली कि यहाँ पे जो ये पोर्शन है ये बिल्कुल इसके साथ जुड़ा हुआ है। तो इससे हमें ये पता चलता है कि ये EA स्पोर्ट्स के बारे में ही लिखा हुआ है। इसी तरह अगर हम USA की बात करें तो इसमें भी जैसे पहले मैंने बात की कंटिन्यूटी भी है और क्लोजर भी है कि इसमें कुछ चीज़ें बिल्कुल मिसिंग हैं, लेकिन उन मिसिंग चीज़ों को हमने क्या पढ़ लिया, S पढ़ लिया, तो उससे हमें कंप्लीट लोगो जो है वो USA जो है वो नज़र आ रहा है। तो यही पॉइंट आपने क्लोजर की कैटेगरी में अंडरस्टैंड करना है। उसके बाद इसके थर्ड पॉइंट के ऊपर चलते हैं, दैट इज़ सिमिलैरिटी। तो यहाँ पे सिमिलैरिटी की अगर हम बात करें तो इसके पहले पॉइंट्स देख लेते हैं। सिमिलैरिटी अकर्स व्हेन ऑब्जेक्ट्स लुक सिमिलर टू वन अनदर, द व्यूअर विल परसीव देम एज अ ग्रुप और पैटर्न। These can be similarities in color, shape, texture और any other design element। तो वो ये कह रहा है कि एक तो ये है कि हम इसको कंप्लीट ले रहे होते हैं। इसमें अगर हम NBC का लोगो देखें तो इसमें फीदर्स हमें नज़र आ रहे हैं पीकॉक के, तो डिफरेंट देखने में सिमिलर नहीं है, हर एक का कलर डिफरेंट है, लेकिन क्योंकि शेप एक जैसी है तो इसलिए हमें यही पता चल रहा है कि ये सारी चीज़ें जो हैं वो सिमिलैरिटी की कैटेगरी में आती हैं, सारी चीज़ें जो हैं वो एक जैसी ही हैं। इसी तरह अगर हम उनको ग्रुप्स की शक्ल में देखें तो डिफरेंट ग्रुप्स की शक्ल में हम उनको सिमिलरिटी की बेस पे रख सकते हैं, इस तरह की डिज़ाइनिंग करके भी और इस तरह की डिज़ाइनिंग के साथ भी हम इनको सिमिलरिटी की बेस पे एक दूसरे के साथ जो है वो कंपेयर कर सकते हैं। तो इस कंसेप्ट को भी हमने समझना है कि ये फीदर डिफरेंट कलर में है लेकिन शेप एक जैसी होने की वजह से हम इनको सिमिलरिटी की कैटेगरी के अंदर कंसीडर करते हैं। गेस्टाल्ट साइकोलॉजी के अंदर आगे हम नेक्स्ट पॉइंट इसका देखते हैं और वो है प्रॉक्सिमिटी। तो प्रॉक्सिमिटी में देखते हैं क्या पॉइंट है।
प्रॉक्सिमिटी ये कहता है कि प्रॉक्सिमिटी अकर्स व्हेन एलिमेंट्स आर प्लेस्ड क्लोज टू ईच अदर. द पोजीशन ऑफ दीज एलिमेंट्स हेल्प्स टू portray a relationship between the separate parts. The opposite is also true. अब इसमें क्या है कि हम चीज़ों को देखते हैं कि इंडिविजुअली अगर हम कंसिडर करें तो ये पूरा एक ग्रुप हम इसको कंसिडर करेंगे. इसी तरह इसको हम पूरा एक ग्रुप कंसिडर करेंगे. तो हम क्या कर लेते हैं, उनको एज अ होल कंसिडर करके ग्रुप की शक्ल में उनकी सिमिलरिटी की बेस पे जो है वो कंसिडर कर लेते हैं. प्रॉक्सिमिटी हम इसी को कहते हैं, क्लोज टू ईच अदर, जब चीज़ें एक दूसरे के करीब पड़ी हों. अब इसमें अगर हम देखें तो ये पूरा ट्री नज़र आ रहा है, लेकिन अगर इंडिविजुअली अगर देखें तो ये एम्प्लॉय हैं जो कि मिल के एक पूरा ट्री कंप्लीट कर रहे हैं, एक पूरा जो है वो यूनिटी के साथ एक चीज़ को ग्रो कर रहे हैं, डेवलप कर रहे हैं. जैसे एक कंपनी है तो ये कंपनी के एम्प्लॉय हैं, तो वो सारे मिल के इस ट्री को जो है वो और ज़्यादा जो है वो उसको बढ़ोतरी दे रहे हैं, उसको बढ़ा रहे हैं. तो ये एक कंसेप्ट इससे हमें नज़र आता है. इसी तरह NBC का कंसेप्ट अगर हम देखें तो उसमें भी डिफरेंट जो कलर्स हैं वो उनके, क्योंकि शेप एक जैसी है इसलिए टेक्सचर एक जैसा है, इसलिए हम क्या कहते हैं कि ये सारे मतलब एक ही तरह के हैं, सिमिलर हैं. इसी तरह अगर हम यूनिलीवर का ये पोर्शन देखें तो ये U लिखा हुआ नज़र आ रहा है, लेकिन अगर इंडिविजुअली अगर हम देखेंगे तो इनमें बहुत सारे पॉइंट्स सेपरेटली जो है वो नज़र आ रहे होंगे. और इस एग्जांपल से तो हम एग्जैक्टली इस कंसेप्ट को समझ सकते हैं कि एडिडास में ये जो पॉइंट्स हैं अगर ये सेपरेटली यहाँ मौजूद हैं तो हमारे लिए ये कोई मायने नहीं रखते, लेकिन अगर ये तीनों इस तरतीब में होंगे तो हम फ़ौरन समझ जाएंगे कि ये एडिडास का जो है वो एक सिंबल है, जो कि अपनी सिमिलैरिटी की वजह से या फिर एक जगह इनको रखने की वजह से हम समझ पा रहे हैं. तो प्रॉक्सिमिटी के बाद नेक्स्ट जो है वो है सिमेट्री. तो सिमेट्री में अगर हम देखें तो इसमें क्या है कि एलिमेंट्स दैट आर सिमेट्रिकल टू ईच अदर टेंड टू बी perceived as a unified group. The opposite is also true. Several symmetries can occur in one design. अब एक ही डिज़ाइन के अंदर डिफरेंट सिमेट्रीज़ को जो है वो ड्रॉ किया जा सकता है. तो यहाँ पे भी एक कॉन्सेप्ट है जो हमें इन लोगोज में नज़र आ रहा है. तो इसका अगर हम यहाँ से हाफ़ करते हैं तो इसका ये वाला पार्ट हमें एग्जैक्टली वैसे ही नज़र आ रहा है जैसे कि इसका ये वाला पार्ट है. तो यहाँ से हम एक सिमेट्री का कंसेप्ट ले सकते हैं. यहाँ पे भी अगर हम देखें तो इसका ये डॉट है जो है वो ब्लैक है, बाकी सारा पोर्शन वाइट है, जबकि इसका सिर्फ डॉट वाइट है, बाकी सारा पोर्शन ब्लैक है. तो इसमें भी एक सिमेट्री पाई जाती है कि ये बिल्कुल एक दूसरे के ऑपोजिट हैं लेकिन सिमेट्रिकल हैं. ये हम इनको कह सकते हैं कि ये सिमेट्री का जो रूल है उसको फॉलो कर रहे हैं. इसी तरह पेप्सी के साइन को अगर हम देखें तो जितना ऊपर वाला पोर्शन रेड है इतना ही जो है वो नीचे वाला पोर्शन उसका ब्लू भी है. और फिर क्या है, इसको और ज़्यादा बैलेंस करने के लिए पेप्सी को जो है वो ब्लू कलर में लिखा गया है, जबकि इसके नीचे जो स्पेस बच गई है उसको रेड कलर से. तो इस पूरे पोर्शन के अंदर आपको एक सिमेट्री नज़र आएगी दो कलर्स की. वो हो सकता है डिज़ाइनिंग में डिफरेंट हो या फिर किसी और एस्पेक्ट में देखने में डिफरेंट हो, लेकिन उनकी अगर हम सिमेट्री की बात करेंगे तो वो बिल्कुल जो है उसके ऊपर पूरा उतर रहे होंगे. तो गेस्टाल्ट साइकोलॉजी का ये एक इम्पोर्टेंट पार्ट है जिसमें हम चीज़ों को जो है वो सिमेट्री. अब मैकडॉनल्ड्स का अगर हम M की बात करें तो ये असल में दो जो हैं वो एक इंटरसेक्शन जो शक्ल होती है जो U शेप होती है या फिर A शेप है, दो A शेप्स हैं, इन दोनों A शेप्स को आपस में कंबाइन कर दिया गया, मर्ज कर दिया गया. अब अगर इसको दरमियान से अलग करके इन दोनों पार्ट्स को सेपरेटली भी देखा जाए तो इनका यही पता चलता है कि ये अलहदा पार्ट है, ये अलहदा पार्ट है. लेकिन अगर हम इसको एज अ होल कंसीडर करेंगे तो ये हमें ऐसे ही पता चलेगा जैसे इन दोनों के दरमियान एक सिमेट्री मौजूद है. तो बेसिकली गेस्टाल्ट साइकोलॉजी में सिमेट्री का जो पार्ट है वो ये बताता है कि हम चीज़ों को ऐसे परसीव करते हैं कि वो हैं इंडिविजुअली अलग-अलग हैं, लेकिन एज अ होल वो कंप्लीट एक इंफॉर्मेशन दे रही होती हैं जो कि हमारी रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग होता है. उसके बाद अगर हम नेक्स्ट इसकी पॉइंट की बात करें तो वो है फिगर एंड
ग्राफिक्स। तो हम चीज़ों को जो है फिगर्स और ग्राफिक्स की बेस पे भी समझ सकते हैं। अब इसमें अगर आप देखें तो हम पहले इसको रीड कर लेते हैं। कह रहा है कि द आई डिफ्रेंशिएट्स एन ऑब्जेक्ट फ्रॉम इट्स सराउंडिंग्स, एरिया, अ फॉर्म और शेप इज़ परसीव्ड एज फिगर वाइल द सराउंडिंग एरिया इज़ परसीव्ड एज अ ग्राउंड। अब क्या होता है कि हमने बहुत सारी चीज़ों को बैकग्राउंड लिया होता है, लेकिन वो बैकग्राउंड नहीं होती बल्कि वो भी डिज़ाइन का पार्ट होती हैं। बैलेंसिंग फिगर एंड ग्राउंड is an art from in itself but rules were made to be broken। अब क्या है कि यहाँ देखने में तो वो चीज़ उसका बैकग्राउंड है, लेकिन बेसिकली वो बैकग्राउंड नहीं है बल्कि वहाँ पे एक दो कंसेप्ट्स को कंबाइन करके एक ही इमेज जो है वो डेवलप कर दी गई है। इस पॉइंट को यहाँ पे अंडरस्टैंड करना है। अब आप देखें कि अगर इसकी ये पूरी शेप है, इसमें ये बैटमैन हमें नज़र आ रहा है। अगर हम इसके जो है वो ब्लैक वाले पोर्शन को देखते हैं तो ये बिल्कुल शेप ऐसे ही है जैसे एक अब्स्ट्रैक्ट जो है पर्सन है बैटमैन, जो कि उड़ने की एबिलिटी रखता है, और उसकी वो आउटलुक किस तरह की होती है कि उसके ऐसे जो उसने कवर पहना होता है उसके ऊपर ऐसे ऐसे सीन्स हैं, जैसे सीन निकले हुए हैं ऊपर की तरफ, हालांकि वो उसका ड्रेस का जो है वो पार्ट है। लेकिन अगर हम इसका येलो बैकग्राउंड देखें और उस येलो बैकग्राउंड को थोड़ा सा रिवर्स करके देखें तो ये यहाँ पे हमें इसकी जो है वो चोंच नज़र आ रही है, और ये पूरा एक जैसे पेंगुइन होता है तो उस तरह की हमें एक शेप नज़र आ रही है, बिल्कुल उल्टा करके अगर हम इसको देखते हैं तो यहाँ पे ये कंसेप्ट हमने समझना है। तो बैलेंसिंग फिगर एंड ग्राउंड इज़ एन आर्ट। तो इसमें एक आर्ट का यूज़ किया गया है जिसमें दो डायग्राम्स को इस तरह मर्ज किया गया है जिससे वो पता चल रहा है कि ये दो एक ही चीज़ है, लेकिन बेसिकली ये दो चीज़ों को आपस में मर्ज कर दिया गया है। आगे चलते हैं। इसकी एक और एग्जांपल है। यहाँ पे अगर हम इसके वाइट कलर को देखें तो ये हमें पता चल रहा है जैसे फॉर्क है, एक वो जो चम्मच के साथ यूज़ किया जाता है होल्ड करने के लिए चीज़ों को, खाने के लिए दौरान भी हम इसका इस्तेमाल करते हैं। तो ये ऐसे ही है जैसे एक कोई लोगो या कोई इस तरह की इमेज है जिसमें एक फॉर्क को दिखाया गया है। लेकिन अगर आप इसको थोड़ा सा गौर करें तो इसके बीच में ये जो ब्लैक कलर के पोर्शंस हैं ये एक्चुअली जो हैं वो इसके दरमियान गैप्स नहीं हैं बल्कि ये बॉटल्स पड़ी हुई हैं। तो ये जो तीन हैं ये तीनों बॉटल्स हैं, और इन बॉटल्स की वजह से पीछे जो है वो इस तरह की लुक आ रही है जैसे ऊपर जो है वो एक फॉर्क मौजूद है। तो यहाँ पे दो चीज़ें हैं, एक बॉटल्स और दूसरा फॉर्क, लेकिन इन दोनों के कम्बिनेशन से हमें एक ही होल आइडिया मिल रहा है। तो ये हमारी एक एब्स्ट्रैक्ट नॉलेज है, ये हमारी एक एबिलिटी है कि पिक्चोरियली हम चीज़ों को सिंबॉलिकली जब देखते हैं तो हर एक का सिंबल डिफरेंट होने की वजह से उनकी फ़िज़िकल अपीयरेंस हमें डिफरेंट जो है वो दिखाई देती हैं। इसी तरह अगर आप इसी से नेक्स्ट इमेज देखें तो इसमें एक जो फॉक्स है उसको दिखाया गया है जो कि वाइट कलर की है, और इसी तरह अगर हम ज़्यादा इसको गौर से देखते हैं तो एक दूसरी जो फॉक्स है या बेयर है या जो भी एनिमल है वो ब्लैक कलर में है। तो ये ब्लैक कलर में है, ठीक है, इसको हम कहते हैं कि ये ब्लैक कलर में है, जबकि ये जो है ये वाइट कलर में है। तो यहाँ पे हमें ये चीज़ समझनी है कि इन दोनों को आपस में मर्ज किया गया है। तो इनमें जो बैकग्राउंड है वो ना ब्लैक को कंसीडर किया जा सकता है और ना ही वाइट को कंसीडर किया जा सकता है, क्योंकि दोनों ही क्या रिप्रेजेंट कर रहे हैं, दो एनिमल्स को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। तो इसमें यही पॉइंट को आपने समझना है कि हमारी जो परसेप्शन है उससे यही पता चलता है कि वो सिंगल एक शेप है, जबकि ओरिजिनली अगर हम इसको देखें तो वो सिंगल शेप नहीं है बल्कि वो तो ड्यूल एक इमेज है। तो ये पॉइंट आपने समझना है। अब इसी के बाद आगे देखते हैं। यहाँ पे छोटा जो ए लिखा हुआ है और इसको अगर हम रिवर्स करके देखें तो ये कैपिटल आर हमें रिप्रेजेंट कर रहा है। यहाँ पे हमें आर दिखाई दे रहा है, जबकि यहाँ पे स्मॉल ए दिखाई दे रहा है। तो अगर हम इसको भी एज अ होल कंसिडर करते हैं तो फिर तो ये ए आर है या आर ए इसको पढ़ेंगे, लेकिन अगर हम इंडिविजुअली इसको देखते हैं तो हमें सिर्फ पढ़ने में ए नज़र आ रहा है। तो यहाँ पे भी फिर एक पिक्चर है जो आपस में सब मर्ज हुई हुई है, और
उसको हम जो है वो समझने की कोशिश करते हैं एक डिफरेंट एस्पेक्ट के साथ। इसी तरह अगर हम इस इमेज को देखें तो इसमें अगर हम सिर्फ इन वाइट पोर्शंस को लें तो ये हमें पत्तियाँ नज़र आ रही हैं, और इसके नीचे ये जो ब्लैक कलर का है ये इसका स्टेम है। तो यहाँ पे हमें पूरा एक ट्री नज़र आ रहा है। तो ये ऐसे ट्री बना हुआ है पूरा, जिसके ये विंग्स बनी हुई हैं। लेकिन अगर हम इसको उनकी बजाय सिर्फ लाइंस को कंसिडर कर रहे होते तो लाइन से हमें यही पता चल रहा था कि जो ब्लैक लाइंस हैं उनको एक जो वाइट लाइंस हैं उनको एक ब्लैक जो पोर्शन है उसके साथ कवर किया गया है, और ऊपर जो है वो डिफरेंट पेटल्स रख दी गई हैं। तो मतलब कहने का ये है कि यहाँ पे एक इमेज के अंदर हमें एक से ज़्यादा कंसेप्ट देखने को मिल रहे हैं। इसी के साथ वाले को देखें अगर, तो इसमें एक कर्टन नज़र आ रहा है जिसमें ब्लैक एंड वाइट लाइंस हैं। लेकिन अगर हम इस वाइट पार्ट को और ज़्यादा बारीकी से देखें तो यहाँ पे हमें एक फेस नज़र आ रहा है। ठीक है, तो ये फेस ऐसे लग रहा है कि जैसे यहाँ पे कोई फेस। तो गेस्टाल्ट साइकोलॉजी में हमने इन्हीं चीज़ों को जो है वो अंडरस्टैंड करना है कि कैसे दो चीज़ों को आपस में मर्ज करके दिखाया गया है, हालांकि वो दो डिफरेंट चीज़ें हैं। तो ये कंसेप्ट भी हमने यहाँ पे समझना है। उसके बाद आगे चलते हैं, तो नीचे वाली जो इमेज है ये और ज़्यादा इसकी क्लैरिफाई करेगी चीज़ों को। अब इसमें देखें अगर, तो हमें यही पता चल रहा है जैसे एक ट्री है और उसके नीचे ग्राउंड है। लेकिन अगर आप इसको ज़रा गौर से देखें, ठीक है, तो हमें ये पता चलेगा कि इसमें एक तरफ जो है वो टाइगर है, शेर है यहाँ पे ये वाला, और दूसरी तरफ जो है वो हमें चिंपैंजी नज़र आ रहा है। तो यहाँ पे अगर हम वाइट बैकग्राउंड को कंसीडर करते हैं तो दो एनिमल्स शो हो रहे हैं, और अगर हम इसका ब्लैक बैकग्राउंड कंसीडर करते हैं तो वहाँ पे हमें एक ट्री नज़र आ रहा है। तो इसलिए इस कंसेप्ट को हमने थोड़ा सा सबमर्ज करके समझना है और इसकी एक्सप्लेनेशन जो है वो देनी है। तो ये इसका जो है वो डिफरेंट पार्ट्स है। एक दफ़ा फिर हम इसको देखते हैं। गेस्टाल्ट के अंदर हमने इसके जो है वो 6 स्टेप्स देखे हैं। तो गेस्टाल्ट में सबसे पहले कंटिन्यूशन है कि चीज़ें कैसे एक दूसरे के साथ लिंक होती हैं। मतलब एक चीज़ को समझने के लिए, दूसरी चीज़ को समझने के लिए उसको पहली चीज़ के साथ इंटरलिंक करके आगे लेके चलाया जाता है। क्लोजर में यही होता है कि पॉइंट्स को और ज़्यादा आपस में ग्रुप्स की शक्ल में लिखा जाता है, और उन ग्रुप्स की शक्ल को फिर हम जो एक जैसे ग्रुप्स होते हैं उनको सेपरेट कर लेते हैं। तो उन ग्रुप्स की बेस पे हम उनकी सेपरेशन कर लेते हैं। वो शेप में भी एक जैसे हो सकते हैं, वो कलर में भी एक जैसे हो सकते हैं, ठीक है, डिफरेंट एस्पेक्ट में वो एक जैसे हो सकते हैं। इसी तरह आगे अगर हम चलें तो सिमिलरिटी, चीज़ों को उनके एक जैसे होने की बेस पे जो है वो समझा जाता है। प्रॉक्सिमिटी में भी यही है कि हमने उनको इंडिविजुअली नहीं देखना बल्कि एज अ होल देखना है। अब टी अगर हम देखें तो यहाँ पे बॉक्सेस हैं, लेकिन अगर उसको एज अ होल देखेंगे तो क्या नज़र आएगा, एक अल्फ़ाबेटिक सिंबल नज़र आएगा हमें, कैपिटल टी। लेकिन अगर इंडिविजुअली देखें तो ये तो सिर्फ एक बॉक्सेस हैं। इसी तरह सिमेट्री है। सिमेट्री में अगर हम एक ग्रीन पार्ट देखें तो वो एक साइड है, ब्लू पोर्शन देखें तो वो दूसरी साइड है। लेकिन अगर हम दोनों की सिमेट्री देखें तो समझ लें कि बिल्कुल एक दूसरे के क्या हैं, उल्ट में है। लेफ़्ट साइड पे जो है वो हमें, मेरी लेफ़्ट साइड पे जो है वो ग्रीन नज़र आ रहा है और मेरी राइट साइड पे ब्लू नज़र आ रहा है। तो अगर हम लेफ़्ट साइड को ले लें इसकी पॉजिटिव साइड, तो दूसरी साइड इसकी नेगेटिव साइड होगी, और दोनों को सब मर्ज करें तो हमें इनकी सिमेट्री का पता चल जाएगा कि ये बिल्कुल एक जैसी शेप के अंदर ही बने हुए हैं। इसी तरह लास्ट पे है फिगर और ग्राफिक। तो हम चीज़ों को फिगर और ग्राफिक्स की बेस पे भी देख रहे होते हैं, ऑब्ज़र्व कर रहे होते हैं। डिफरेंट अगर हम उसका बैकग्राउंड देखें तो कुछ और सिचुएशन हमें नज़र आती है, और अगर हम उसको फ्रंट पे देखें तो हमें सिचुएशन कुछ और नज़र आती है। तो ये आज का लेक्चर था, आपने इसको एंड तक देखा। अब इसमें यह है कि आपने इस वीडियो के हवाले से जो है वो इसको लाइक करना है, और इसमें डिफरेंट जो पॉइंट्स क्लियर नहीं हो रहे उनको उनके हवाले से कमेंट भी कर सकते हैं। और मेनली आपने इस चैनल को मज़ीद जो है वो प्रमोट करना है ताकि हम फर्दर वीडियोज़ इसमें ऐड करते रहें। तो RG एकेडमी या अगर हम किसी को भी बताएंगे तो उसमें आप सिर्फ अगर एकेडमी लिखेंगे
तो मेरा चैनल जो है वो उसमें सामने आ जाएगा, ठीक है। तो आपने इस चैनल को जो है वो सब्सक्राइब करना है RG एकेडमी के नाम से, ताकि हम फर्दर इसमें जो और वीडियोज़ हैं वो भी ऐड करते रहें। वीडियो पसंद आए तो इसको लाइक कर दें, शेयर करें और चैनल को जो है वो सब्सक्राइब कर दें। थैंक यू।